मौर्य उत्तर काल MCQ का यह अगला पार्ट है। इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ एंड ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिलेंगे जो आपके आगामी परीक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। क्वेश्चन का स्तर PCS लेवल रखा गया है। प्रथम प्रश्न है, कौन सा शिलालेख रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में बताता है? जूनागढ़ का अभिलेख, भीतरी अभिलेख, नासिक का अभिलेख या फिर सांची का अभिलेख? कौन सा अभिलेख है जो उनकी उपलब्धियों के बारे में बताता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, जूनागढ़ का अभिलेख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे? सीसे के सिक्के जारी करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक कौन था? ऑप्शन है स्ट्रेटो द सेकेंड, स्ट्रेटो द फर्स्ट, डेमेट्रियस या फिर मिनाइंडर। कौन है? आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटो द फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीन का समकालीन नहीं था? कौन था जो एक ही काल का नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या फिर प्रसेनजीत? इसमें से कौन था जो एक ही समय का नहीं था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद। अगला प्रश्न है कि उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे अधिक तांबे के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? इंडो यूनानी शासकों के द्वारा, कुषाण वंश के शासकों के द्वारा, शकों के द्वारा या फिर प्रतिहार वंश के शासकों के द्वारा? सबसे अधिक तांबे के सिक्के इंडो यूनानी शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे? यानी कौन सा वंश था या फिर कौन से वंश के शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे? आपका ऑप्शन हो जाएगा सातवाहन वंश के शासकों ने, शकों ने, कुषाणों ने या फिर पार्थियन ने। पार्थियन यानी पहलव वंश। उत्तर दीजिए। इसका ऑप्शन सी में छुपा है, तो उत्तर हो जाएगा कुषाण वंश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध को किसके सिक्कों पर दर्शाया गया है? किस शासक के सिक्के पर भगवान गौतम बुद्ध की आकृति अंकित की गई है? ऑप्शन नंबर ए है कि बिम कटफिसेस, कुषाण वंश के शासक बिम कटफिसेस, कुषाण वंश के शासक कनिष्क, शासक नहपान या फिर शासक बुद्ध गुप्त के सिक्कों पर। किसके सिक्के पर भगवान बुद्ध की आकृति मिलती है? ऑप्शन बी, कनिष्क के सिक्कों पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा को पहली बार सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? वह कौन सा शासक था जिसे प्रथमतः सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? कुजुल कटफिसेस, बिम कटफिसेस, कनिष्क या फिर हुविस्क? ऑप्शन बी, बिम कटफिसेस। निम्नलिखित में से किसने भारत में नियमित उपयोग के लिए सिक्के, सोने के सिक्के शुरू किए? यानी पहले किसने जारी किए वो एक दूसरा क्वेश्चन है, नियमित उपयोग के लिए सिक्के किसने जारी किए ये एक दूसरा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन यानी उत्तर ऑप्शन नंबर ए में है, बिम कटफिसेस ने। अगला प्रश्न है कि यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रण मिलता है? यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रण मिलता है? वासुदेव, शिव, इंद्र या फिर कार्तिकेय? भगवान शंकर के छोटे पुत्र कार्तिकेय, ऑप्शन डी, यौधेय के सिक्कों पर। अगला प्रश्न कहता है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध चित्र शिलालेख की तिथि क्या है? तो सारनाथ में भगवान बुद्ध के चित्र शिलालेख की तिथि, वो उसकी तिथि क्या है? 78 ईस्वी, 81 ईस्वी, 98 ईस्वी या 121 ईस्वी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 81 ईस्वी। अगला प्रश्न कहता है कि कुषाण राजा कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? वह कौन सा वर्ष था? 178 ईसा पूर्व, 101 ईस्वी, 58 ईसा पूर्व या फिर 78 ईस्वी? या वही काल था जिस समय से शक कैलेंडर जारी होता है? ऑप्शन है डी, 78 ईस्वी। शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर है? यानी शक संवत और
विक्रम संवत में कुल कितने वर्षों का अंतर है? 57 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष और 320 वर्ष। कितने वर्षों का अंतर है? ऑप्शन सी 135 वर्ष। 135 वर्ष का अंतर है दोनों कैलेंडरों के बीच में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। अगला प्रश्न कहता है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का चैत्र माह का पहला दिन 365 दिनों के सामान्य वर्षों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस तिथि से मेल खाता है? यानी जो कि इंग्लिश कैलेंडर है उससे शक संवत का जो पहला कैलेंडर का पहला दिन है वो किस तिथि से मैच खाता है? आपके ऑप्शन है 22 मार्च, 15 मार्च, 31 मार्च या फिर 21 अप्रैल से। इसका उत्तर दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ यह प्रश्न है। 2015 उत्तर प्रदेश यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को 2015 का ये क्वेश्चन है। इसका उत्तर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? 78 ईस्वी में, 57 ईसा पूर्व में, 72 ईसा पूर्व में या फिर 56 ईसा पूर्व में। चूँकि दोनों में 135 वर्षों का अंतर है, वो 78 में शुरू हुआ था, तो उसमें आप घटाएंगे तो बचेगा 57 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि अश्वघोष किसके समकालीन थे? यानी किस शासक के समकालीन, यानी उनके समय पर अश्वघोष थे? अशोक, चंद्रगुप्त सेकंड, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन। इसका ऑप्शन हो जाएगा विकल्प सी कनिष्क। कनिष्क के राज दरबार में रहते थे विद्वान अश्वघोष। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में शामिल नहीं था? वह कौन सा व्यक्ति था? अश्वघोष थे, पार्थ थे, वासुमित्र थे या फिर विशाखदत्त थे? तो आपको पता होगा विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। तो विकल्प डी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर का उल्लेख कनिष्क के रबातक शिलालेख में नहीं मिलता है? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ओल्ड क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। श्रावस्ती का नाम नहीं मिलता, कौशाम्बी का नाम नहीं मिलता, पाटलिपुत्र का नाम नहीं मिलता या फिर चंपा का नाम नहीं मिलता। यानी रबातक शिलालेख में किस शहर का नाम नहीं मिलता है? तो ऑप्शन ए श्रावस्ती। अगला प्रश्न अब देखते हैं। निम्नलिखित आयुर्वेदाचार्यों में से किसने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तक्षशिला दुनिया की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला। इसका ऑप्शन हो जाएगा कि तक्षशिला में किसने अध्ययन किया? सुश्रुत, शल्य चिकित्सा के जनक, जीवक, शीलवती का पुत्र, चरक। इन तीनों में से, और अगला ऑप्शन है बी और सी, यानी जीवक और चरक दोनों ने ही तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है, जीवक और चरक दोनों ने। अगला प्रश्न कहता है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया? सातवाहनों ने किया, कुषाणों ने किया, कर्ण वंश ने किया या फिर गुप्ता डायनेस्टी यानी गुप्ता पीरियड का मतलब की शुरुआत होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्ण वंश। ये बहुत ही बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित शासकों में से किसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? यानी वर्ण व्यवस्था की रक्षा किस शासक ने की? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, खारवेल या फिर वासुदेव। किस शासक ने वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी गौतमीपुत्र सातकर्णी को। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में मौर्य के बाद कौन सा राजवंश सबसे शक्तिशाली था? यानी साउथ इंडिया में सबसे शक्तिशाली राजवंश मौर्यों के बाद कौन सा था? सातवाहन थे, पल्लव थे, चोल थे या फिर चालुक्य थे? तो आपका उत्तर जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में छिपा है सातवाहन। सातवाहन ने सबसे वर्चस्वशाली शासन किया। सिमुक निम्न में से किस राजवंश का संस्थापक था? चेर, चोल, पांड्य या फिर सातवाहन। अभी इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में छुपा है, सातवाहनों का संस्थापक सिमुक था।
जिसकी आगे की पीढ़ियाँ गौतमीपुत्र सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम या गवल सातकर्णी जैसे शासक हुए। किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? कनिष्क ने चीन के साथ 2 युद्ध लड़े, एक में उसकी विजय, दूसरे में उसकी हार हुई। तो वो शासक कौन था? पांचाओ, हुआंगती, वांगयंग या फिर होती? कौन सा शासक था जिसने कनिष्क को पराजित किया? वो था पांचाओ। ऑप्शन नंबर ए, पांचाओ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश का साम्राज्य भारत के बाहर भी फैला था? भारत के बाहर भी किस राजवंश का, मतलब वो जिसने सिल्क रूट पर अपना कब्जा जमा के रखा था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण या फिर इनमें से किसी ने नहीं? ऑप्शन सी, कुषाण वंश, जिसका भारत के बाहर भी प्रचार प्रसार था और दबदबा था। बाल विवाह की संस्था के काल में बाल विवाह की संस्था किस काल में शुरू हुई थी? किसके समय में बाल विवाह की शुरुआत होती है? मौर्यों के समय में, कुषाणों के समय में, गुप्तों के समय में, हर्षवर्धन के समय में? ऑप्शन बी, कुषाणों के समय में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको बताते चले, कुषाण ही वो पहले शासक थे जिन्होंने अपनी मूर्ति बनवानी स्टार्ट की थी। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? हड़प्पा सभ्यता चित्रित धूसर बर्तन, कुषाण गांधार कला शैली, मुगल अजंता पेंटिंग और मराठा पहाड़ी चित्रकला शैली? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, कुषाण गांधार कला शैली, क्योंकि अजंता पेंटिंग मुगलों के समय में से नहीं संबंधित है। ऐसे ही आगे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सूची 1 और सूची 2 राजवंश और सिक्के की धातुओं आपको मिलान करना है। इसका जो प्रश्न है वो आगे है, रुकिए। हाँ, कुषाणों के समय सोना और तांबा, गुप्ता के समय में सोना और चांदी, सातवाहनों के समय में सोना, कलचुरियों के समय में सोना, चांदी और तांबा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा सातवाहनों के समय में सोना। सोने का संबंध सातवाहन शासकों से है। अगला प्रश्न कहता है कि अफगानिस्तान का बमियान किसके लिए प्रसिद्ध था? इसमें एक ऑप्शन मिस हो गया है। इसमें 3 ऑप्शन है, हिंदू मंदिर, हाथी के दांत के काम के लिए, सोने के सिक्के के लिए, और अगला ऑप्शन है बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए। तो बमियान, अफगानिस्तान का बमियान बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए फेमस था। इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि वह कला शैली जिसमें भारतीय और यूनानी विशेषताओं का मिश्रण होता है क्या कहलाता है? उस कला शैली को क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं, बैरा कहते हैं, गांधार कला शैली कहते हैं, नागार कला शैली कहते हैं। वो कौन सी कला शैली थी? ये मूर्ति निर्माण की कला शैली थी। इसे गांधार कला शैली, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस मूर्ति में माध्यम के रूप में सदैव हरे रंग की विशिष्ट का प्रयोग किया गया है? सदैव हरे रंग की शिष्ट का प्रयोग किया गया है कौन सी मूर्तियों में? मौर्य काल की मूर्तियों में, मथुरा की मूर्तियों में, भरहूत की मूर्तियों में, या फिर गांधार की मूर्तियों में, जो अफगानिस्तान से प्राप्त होती हैं भगवान बुद्ध की। वो ऑप्शन डी, गांधार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सहित है? यानी इनको काल से अरेंज करना है। जो भारत में आक्रमणकारी आए थे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, तो यूनानी, शक और कुषाण थे। यूनानी, कुषाण और शक थे। शक, यूनानी और कुषाण थे, या फिर शक, कुषाण और यूनानी थे? आप इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए में छुपा है। तो पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाणों ने शासन किया। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सबसे प्राचीन था? यानी प्राचीनता के आधार पर आपको राजवंश की पहचान करनी है। चालुक्य थे, पल्लव थे, राष्ट्रकूट थे, या फिर सातवाहन थे? जिन्होंने डीप पढ़ाई की है वही इसका उत्तर दे पाएंगे। ऑप्शन डी, सातवाहन। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? यानी वो कौन सा पुराण है जो सातवाहनों के एक अच्छी सूची तैयार देता है आपको? वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो जो सातवाहनों की सूची देता है वो है मत्स्य पुराण, ऑप्शन सी, मत्स्य पुराण, सॉरी। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? अमरावती, नांदेड़, नल दुर्ग या फिर दुर्ग? ये छोटा क्वेश्चन है पर फंसाने वाला क्वेश्चन है।
इसका ऑप्शन ए अमरावती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक के लिए एक ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है। एक ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पुष्यमित्र शून, राजा खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर सुधर्मन के लिए। ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन धर्म का संरक्षक था, यानी जो जैन धर्म को मानने वाला था वो कौन सा राजा था? अशोक, हर्ष, पुलकेशन द्वितीय, फिर खारवेल। कौन सा शासक था? यह था कलिंगराज खारवेल। अगला प्रश्न है कि कलिंग के राजा खारवेल निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित, यानी वो किस राजवंश को बिलोंग करते थे? वो चेदी, कदम्ब, कलिंग या फिर हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी जिससे मगध यानी बिंबिसार का संबंध है। ऑप्शन ए चेदी डायनेस्टी से। अगला प्रश्न कहता है कि पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में था, यानी जस्टिनियन का योगदान किस क्षेत्र में था? कानून के क्षेत्र में, कि वास्तुकला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या फिर साहित्य के क्षेत्र में? उत्तर ए हो जाएगा कानून के क्षेत्र में। कनिष्क के समकालीनों में के निम्नलिखित नामों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करें। अश्वघोष, वासुमित्र, कालिदास या फिर कंबन। उत्तर सही हो जाएगा कौन सा? 1 और 4, 2 और 3, 1 और 2 या फिर ये सभी। कौन सा उत्तर सही है आप बताइए? 1 और 2 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहता है कि इन कथनों को पढ़ें। अभिकथन है और रीजन है। पहला है कि पूषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर के माध्यम से व्यापार करते थे। कारण है कि उनका सुव्यवस्थित नौसैनिक बल बेस अत्यधिक योग्य था। उपरोक्त के संदर्भ में कौन सा स्तर सही है? आगे आपको कोड दिया जाएगा, इसमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला कह रहा है कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। धन्यवाद। इसके बाद हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक है गुप्ता पीरियड, और जो कुछ भी मौर्योत्तर काल में टॉपिक छूट गए उसको भी मैं कवर कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल जीरो से शुरुआत होगा। धन्यवाद, जय हिंद।